हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन सीएमए। दोस्तों हम लोग कर रहे थे सीएमए फाउंडेशन का पेपर नंबर 2 जो कि है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। अब फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग मैंने पिछले लेक्चर में स्टार्ट कर दिए थे। अब हमने पिछले लेक्चर में स्टडी नोट नंबर 1 स्टार्ट किया था जो कि है अकाउंटिंग बेसिक्स। यानी इस स्टडी नोट नंबर 1 में आपको टोटल क्या करनी है, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ना है। यानी अकाउंटिंग के क्या क्या बेसिक्स है, सिर्फ बेसिक्स पढ़ना है। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग हमें स्टडी नोट नंबर 1 में कवर करनी है, ठीक है। तो मैंने स्टडी नोट नंबर 1 ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में स्टार्ट कर दिया है। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप लेक्चर नंबर 1 देख लेना। ये जो हमारा है यहाँ से हमारा लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट होगा और लेक्चर नंबर 2 में हम कुछ आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, मैंने आपको बता रखा कि आपको अगर सीएमए स्टूडेंट हो या सीए स्टूडेंट हो और आपको सीरियसली पास होना सिंगल अटेम्प्ट में, तो आपके लिए स्टडी मटेरियल ही सबसे पहले प्रेफर करना चाहिए। आपको स्टडी मटेरियल सबसे पहले पढ़ो। स्टडी मटेरियल ही आपके लिए सब कुछ है। स्टडी मटेरियल अगर पढ़ के नहीं जाओगे तो मुश्किल है आपका एग्जाम क्लियर होना, ठीक है। स्टडी मटेरियल आपके लिए भगवत है, स्टडी मटेरियल आपके लिए गीता है और स्टडी मटेरियल आपके लिए कुरान है। सब कुछ स्टडी मटेरियल है आपके लिए। और ICMAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया आपके लिए क्या है, भगवान है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले स्टडी मटेरियल कवर करनी है। मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि मैं जो कुछ भी आपको पढ़ाऊंगा मैं आपको स्टडी मटेरियल से रिलेटेड पढ़ाऊंगा, स्टडी मटेरियल के बेसिक पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं एक खुद CMA फाइनल स्टूडेंट हूँ और मुझे पता है कि स्टडी मटेरियल कितना इंपॉर्टेंट है। मैं जो भी पहुँचा हूँ यहाँ तक स्टडी मटेरियल को पहुँचाऊँ, ठीक है जी। तो हमने स्टडी नोट नंबर 1 स्टार्ट कर दिया था। अब स्टडी नोट नंबर 1 में है बहुत सारे अलग अलग यूनिट बने हुए हैं, जैसे यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2। ये तो हमने यूनिट नंबर 1 पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था। यूनिट नंबर 1 में क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। यानी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, कन्वेंशन क्या है। अब यूनिट नंबर 1 के अंदर भी टॉपिक्स है। देखो पहले चैप्टर है, पहले हमारा क्या है, चैप्टर है। चैप्टर नंबर कौन सा, 1। उसके अंदर यूनिट है, यूनिट के अंदर भी टॉपिक्स है, ठीक है। मैं आपको स्टडी मटेरियल से दिखा देता हूँ एक बार, देखो इधर। ये हमारा क्या है, स्टडी नोट नंबर 1 है। स्टडी नोट नंबर 1 के क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, अकाउंटिंग बेसिक। अब इसके अंदर कितने हैं, टोटल 7 यूनिट्स हैं। टोटल कितने हैं, 7 यूनिट्स हैं। यूनिट कितने हमारे पास, टोटल 7 है। तो यूनिट नंबर 1 हमने पिछले क्लास में स्टार्ट किया था। यूनिट नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था। अब यूनिट नंबर 1 में क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। ये यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया था। अब सर बात करें यूनिट नंबर 1 की, तो यूनिट नंबर 1 भी जो हमारा है उसके अंदर टॉपिक कितने हैं, तो सर जो मेरा यूनिट नंबर 1 है ये है हमारा यूनिट नंबर 1। और यूनिट नंबर 1 के अंदर टॉपिक कितने हैं, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक टॉपिक पहला ये है। उसके बाद हमारे पास है इंट्रोडक्शन के बाद क्या है, इंट्रोडक्शन के बाद ऑब्जेक्टिव, यानी दूसरा टॉपिक ये है। और ऑब्जेक्टिव के बाद हमारे पास क्या है, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, ये तीसरा टॉपिक है। और उसके बाद सर हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग क्या था, उसका डिफरेंस, ये हमारा 4th टॉपिक है। देखो ये रहा डिफरेंस, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। और मेरा 5th टॉपिक है अकाउंटिंग साइकिल। 5वां टॉपिक हमारे क्या है, अकाउंटिंग साइकिल। देखो एक यूनिट में कितने सारे टॉपिक आपके दिए हुए हैं। अकाउंटिंग साइकिल के बाद है हमारे पास है अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन है। अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन के बाद बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग है। बेसिक ऑफ अकाउंटिंग के बाद क्या है हमारे पास, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग है। उसके बाद क्या है देखते हैं, बेसिक अजम्पशंस है, एक्रूअल बेसिस, कैश बेसिस, ये सारी चीज़ें हैं। मतलब एक टॉपिक में, एक यूनिट में लगभग आपके 7 से 8 टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सर एक टॉपिक जो है आपका, एक यूनिट जो है, यूनिट में सिर्फ इस वाले यूनिट में यानी 1st यूनिट में अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट के अंदर आपके, अगर मैं टॉपिक की बात करूँ तो इसके अंदर सर आपके 7 से 8 टॉपिक दिए हुए हैं। 7 to 8 टॉपिक्स दिए हुए हैं इसके अंदर। तो हमें क्या करना है, एक एक टॉपिक करके कवर करनी सारी चीज़ें, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात बता दूं कि आपके लिए वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। मैं ऑलरेडी ट्यूशन सेंटर भी रन करता हूं। अगर आप मेरा ट्यूशन में ज्वाइन करोगे या मुझसे ऑनलाइन कोर्सेज परचेज करना चाहते हो तो फिर आपको वहां पेड करनी पड़ेगी। यूट्यूब पे आपको कोई पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है।
ये बिल्कुल क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको आपको कोई पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप लेक्चर परचेज करना चाहते हो तो हाँ वहाँ पे आपको पेड करना पड़ेगा। तो सर आपके पेड वाले लेक्चर को हम कैसे खरीद सकते हैं, क्या क्या है, उसके लिए आपको हमें YouTube पे आपसे सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी और वहाँ से आपको हम डेली लिंक शेयर करते हैं, जहाँ या डेली बेसिस पे या आप एक बार पेमेंट करके भी लेक्चर खरीद सकते हो। तो सर क्या ये आप जो फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ा रहे हो, क्या इसका लिए हमारे लिए बेनिफिट नहीं है? एकदम 100% बेनिफिट है फ्री ऑफ कॉस्ट में, 100% फ्री है, 100% आपकी बेनिफिट है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिलेबस कवर नहीं कराऊंगा या कम क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ें। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना है। मैक्सिमम शेयर इसलिए करना है क्योंकि अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या कर सकें, इसका बेनिफिट ले सकें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के CMA, जितने भी CMA स्टूडेंट्स हैं उनको सबके सारे स्टूडेंट तक पहुंचना, क्योंकि पता है प्रॉब्लम क्या है, मैं खुद CMA फाइनल में हूँ, मुझे पता है कि अपने CMA कम्युनिटी में टीचर्स बहुत कम हैं जो खुद CMA हैं, अलग अलग BCom किए हुए, ग्रेजुएशन किए हुए, MCom किए हुए, CA किए हुए, MBA किए हुए CS टीचर आके हमें पढ़ाते हैं और उन्हें हमारी फील्ड का कुछ ज़्यादा पता नहीं होता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि हमारा कम्युनिटी ऐसे ग्रो करे, एज अ CMA हम देखें अपने आप को और हमें जो भी गाइडेंस मिले प्योर CMA स्टूडेंट्स और CMA टीचर से मिले। तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना और आपको इसके लिए कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, बस आपका पेमेंट यही है कि आप मैक्सिमम शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। ठीक है दोस्तों, बहुत सारी बातें हो गई, हम स्टार्ट क्या करना आज। तो सर मैं आपको अगर बताऊं तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में जो स्टार्ट किया था, यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर दिया था। यूनिट नंबर 1 मैंने आपको किया था, यूनिट नंबर 1 मैंने अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिया था। अब जैसा कि मैंने बताया कि इसमें टॉपिक बहुत सारे हैं, इसके एक ही टॉपिक मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था, बाकी सारी चीज़ें मैंने इंट्रोडक्शन दी थी। टॉपिक मैंने पिछली क्लास में जो पढ़ाया था आप लोगों को, यूनिट नंबर 1 का जो टॉपिक नंबर 1 है मैंने पढ़ा दिया था। टॉपिक नंबर 1 क्या है हमारे पास, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये जो है ये हमारा टॉपिक नंबर 1 है। तो टॉपिक नंबर 1 मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा दिया था। यहाँ स्टार्ट करना है मुझे टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 क्या है मेरे पास, टॉपिक नंबर 2 है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है। और टॉपिक नंबर 3 है फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। टॉपिक नंबर 3 क्या है, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। और भी बहुत सारे टॉपिक मैंने आपको जैसा दिखाया, लेकिन आज के लेक्चर में यानी इस लेक्चर में हम सिर्फ 2 टॉपिक कवर करेंगे बहुत ही अच्छे से, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग जो कि टॉपिक नंबर 2 और फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग यानी जो कि है टॉपिक नंबर 3। तो ये 2 टॉपिक आज की लेक्चर में हमें कवर करना है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जितना शेयर कर सकते हो कर देना। ठीक है, जिसमें आपका बेनिफिट हो रहा है तो कम से कम और भी स्टूडेंट्स का बेनिफिट्स हो जाए। तो दोस्तों हमारा जो है टॉपिक नंबर 2 है, मैं आप लिख देता हूँ, टॉपिक नंबर 2 है क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, अगर ऑब्जेक्टिव का मतलब आपसे पूछा जाए तो क्या होता है, तो सर उसका उद्देश्य कि आखिर अकाउंटिंग क्यों की जानी है, यानी उद्देश्य ऑफ अकाउंटिंग है ना, उद्देश्य ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को बोलते हैं हिंदी में लेखांकन, यानी आखिर आप अकाउंटिंग जो कर रहे हो उसका रीजन क्या है, पर्पज क्या, आखिर आप अकाउंटिंग क्यों कर रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या। देखो कोई भी कुछ भी काम करता है उसके पीछे उसका उद्देश्य छुपा होता है। बहुत सिंपल सा मैं बता दे रहा हूँ एग्जाम्पल, आप CMA कर रहे हो, सर क्यों कर रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, CMA करके आप क्या करोगे। चलो छोड़ो, इससे छोटी चीज़ें लेते हैं, आप स्टडी क्यों कर रहे हो, पढ़ाई क्यों कर रहे हो, आपकी स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सर हम स्टडी इसलिए कर रहे हैं, हमारा स्टडी का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम क्या करें, एक सक्सेसफुल पर्सन बन सके। क्या बन सके, सक्सेसफुल पर्सन बन सके, पैसे अर्न कर सके। अर्निंग मनी हमारा क्या है, हमारा क्या, अर्निंग मनी। सबको पता है, सब कोई भी पढ़ाई इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसको एक काबिल इंसान बनना है, उसको काबिल इंसान बन के सिर्फ काबिल नहीं बनना, पैसे कमाने, अर्निंग मनी के लिए कर रहा है, लिविंग स्टैंडर्ड के लिए कर रहा है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड यानी अच्छी लाइफ जीने के लिए कर रहा है, पेरेंट्स को अच्छी लाइफ देने के लिए कर रहे हो। तो ये हमारी क्या है, स्टडी करने का ऑब्जेक्टिव है, सक्सेसफुल पर्सन बनना, अर्निंग मनी करना, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा जीवन जीना, अपने पेरेंट्स को अच्छा जीवन जीना, अपने भाई बहन अपने माँ बाप को अच्छी जीवन देना, ये क्या हमारा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, यानी ये हमारी ऑब्जेक्टिव है। CMA क्यों कर रहे हो सर, CMA बन के सेम वही चीज़ है, CMA बनेंगे
सक्सेसफुल होंगे, अच्छा पैसा अर्न करेंगे, अपने घर वालों को अच्छे से रख सकेंगे, खुद अच्छे से रहेंगे, लिविंग स्टैंडर्ड हम मेंटेन करेंगे। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है। इसके अलावा और कोई आपका ऑब्जेक्टिव है क्या सीएमए बनने का? आपका ये ऑब्जेक्टिव है क्या सीएमए बन के हम घर पे बैठेंगे, बस काम बस दिखाने के लिए सीएमए कर रहे हैं, बस डिग्री के लिए सीएमए कर रहे हैं? नहीं, ऐसा शायद ही कोई पर्सन होगा जिसका ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव होगा। यानी हर एक काम के पीछे ऑब्जेक्टिव होता ही होता है, उद्देश्य उसका होता ही होता है। तो सर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, आखिर अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या है? कोई भी कंपनी अकाउंटिंग क्यों करेगी? कोई भी कंपनी है वो अकाउंटिंग क्यों करेगी? मैं चाहता हूं कि आप खुद बताओ, खुद सोचो, आपको सारी चीजें खुद समझ में आएगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंपनी की ऑब्जेक्टिव यानी कंपनी का अकाउंटिंग करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सर एक बात बताओ, अगर कंपनी अकाउंटिंग नहीं करेगी, जो बेसिक सिंपल आपने क्लास 11th क्लास में भी ये टॉपिक पढ़ रखा है, अगर सर कंपनी अकाउंटिंग नहीं करेगी, अकाउंट्स नहीं बनाएगी, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ कैसे पता चलेगा? हाँ सर ठीक है, ये बात आपको समझ में आती है। अच्छा दूसरा क्या हो सकता है? सर अगर कोई कंपनी अकाउंट नहीं बनाएगी तो उसका इन्फॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कैसे पता चलेगा? मतलब क्या, कितने का बेचा, कितने खरीदा, कितना उधार है, कितना डेटर, कितना क्रेडिटर, ये सब पता नहीं चलेगा? हाँ सर ये भी ठीक है। सर उसका टैक्स कितना बना, ये भी समझ में नहीं आएगा? हाँ ये भी ठीक है। लो आप खुद ही बता रहे हो, मुझे तो पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। और क्या हो सकता है? बताओ जरा। सर उसके ट्रांजैक्शन कितने हुए हैं, क्या क्या रिकॉर्डिंग, उसका सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा? ये भी ठीक है। तो आपने तो खुद ही बता दिया ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या है, मुझे तो कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यही बात है, यही है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग जो आपने बताया। बस इसी चीज को थोड़ा सा सही तरीके से लिख देते हैं, कहानी खत्म हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपकी बुक के हिसाब से है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या है? सर ऊपर नीचे हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे पहला क्या है? प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स फॉर रेशनल डिसीजन मेकिंग। सबसे पहला काम जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग यानी उद्देश्य जो है अकाउंटिंग करने का कंपनी के ऊपर, यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। क्या करना सर? यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ताकि क्या कर सके? वो डिसीजन ले सके। सर ये यूजर्स कौन होते हैं? और उनको इन्फॉर्मेशन हम क्यों प्रोवाइड करते हैं और वो क्या डिसीजन लेते हैं? चलो बात करते हैं। देखो यूजर्स जो होते हैं ना, यूजर्स देखो, एक आपने क्लास 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या पढ़ा होगा आपने? यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये एक टॉपिक है पूरा, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यानी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की यूजर्स कौन कौन से होते हैं। अब सर ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होता है? यानी जो भी आप अपने अकाउंट्स मेंटेन किया है और अकाउंट्स मेंटेन करके जो भी आपने उसमें इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की है, कितना सेल हुआ है, कितने का परचेज करना है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, कितना क्रेडिटर है, कितना डेटर है, ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें मेरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है। इनको यूज कौन करता है? यूजर्स यूज करता है। सर इसका यूज कौन करता है? यूजर्स करता है। यूजर्स सर होते क्या, ये तो बताओ। हाँ यही बता रहा हूँ। देखो यूजर्स वो होते हैं जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को यूज करके अपना काम करते हैं। सबसे पहले हम बोल सकते हैं मैनेजर्स। सबसे पहले हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट क्या है हमारा? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के यूजर क्या है? यूजर है। क्या है हमारा सर? मैनेजमेंट। सर मैनेजमेंट क्यों? क्योंकि किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट जो है उसको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है ताकि वो डिसीजन ले सके। मान लो मैनेजमेंट को ये पता नहीं है कि मेरी कंपनी का प्रॉफिट कितना है, मेरी कंपनी का लॉस कितना है, मेरी कंपनी का टर्नओवर कितना है, तो जरा बताओ अगर मैनेजमेंट को यही नहीं पता होगी कि टर्नओवर कितना है, सेल कितना है, प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, तो कोई भी डिसीजन ले पाएगा क्या? सर डिसीजन क्यों लेना है यार? डिसीजन कौन लेता है? मैनेजमेंट ही तो लेता है कि अरे यार टर्नओवर ज़्यादा हो रहा है और बढ़ाना है, टर्नओवर कम हो रहा है इसको इंक्रीज करना है, प्रॉफिट इतना सारा हुआ है हमें क्या करना? न्यू प्लांट एस्टेब्लिश करना है, लॉस हो रहा है क्यों हो रहा है? सर इस वजह से हो रहा है, तो उस जो भी लॉस हो रहा है जो उसका रीजन है उसको खत्म करना है। ये सारा डिसीजन किसका काम होता है? सारा डिसीजन लेना काम होता है मैनेजमेंट का। तो कोई भी कंपनी जो होती है वो मैनेजमेंट उसका जो होता है वो डिसीजन लेता है। सर मैनेजमेंट में कौन कौन आता है? मैनेजमेंट में कौन कौन आता है? मैनेजर आ सकता है, सीईओ आ सकता है, एमडी आता है, सारे के सारे कौन आते हैं? मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। मैनेजमेंट का काम ही होता है कंपनी में डिसीजन लेना और सारी चीज़ों को मैनेज करना। आप मुझे बताओ कि
कि आप कंपनी के मैनेजर हो, आपको डिसीजन लेना है, तो आप डिसीजन कैसे लोगे? हवा में लोगे कि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। इन कुछ भी डिसीजन लेना आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। आपको बोला जा रहा है कि एक काम करो, हमारे पास 2 ब्रांच है सेल का, तीसरा ब्रांच ओपन करना है, तीसरा ब्रांच ओपन करना है। आपके पास इन्फॉर्मेशन है, आपके पास क्या है? इन्फॉर्मेशन है अकाउंटिंग का कि हाँ हमारे हम जो प्रोडक्शन करते हैं हम 1 लाख और माल बना सकते हैं, तभी तो आप ब्रांच ओपन करो कि हाँ यार चलो हमारी कंपनी का कैपेसिटी है प्रोडक्शन करने की। आपके पास क्या है? टर्नओवर है कि यार हमारा टर्नओवर डे बाय डे बढ़ रहा है, तो आप सोचो चलो और बढ़ाते हैं। यानी जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी उस इंफॉर्मेशन के बेस पे आप क्या कर सकते हो? डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, बिना इंफॉर्मेशन के आप डिसीजन नहीं ले सकते। और सर यूजर कौन होता है? और कंपनी का ऑनर भी हो सकता है यूजर, वो देखता है कि मेरा प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होगा तभी तो पता चलेगा प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है। और सर यूजर कौन हो सकता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्यों होता है सर? गवर्नमेंट को देखना होता है कि आपने टैक्सेशन दिए हैं या नहीं दिए हैं। अगर गवर्नमेंट आएगी और बोलेगी भैया तुमने टैक्स जमा कर दिए, तुमने कहा सर प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो कैसे मान जाएगा प्रॉफिट नहीं हुआ? आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दिखाना पड़ेगा, उसको अपना अकाउंट शो करना पड़ेगा और देखेगा, बोलेगा यार देखो यहाँ लॉस हुआ है इसलिए मैंने गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया, इसलिए मैंने गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया। यानी गवर्नमेंट भी क्या हो गई? एक तरह से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर हो गई। तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग यूजर होते हैं। यहाँ सर कौन सा कह रहा है? यहाँ पे क्या कहना चाहता है? कह रहा है कि प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स फॉर रेशनल डिसीजन मेकिंग। यानी यूजर्स को ऑब्जेक्टिव उद्देश्य ऑफ अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या है? कि यूजर्स को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके ताकि वो डिसीजन ले सके। डिसीजन जो भी लेना है उससे पहले आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, बिना इंफॉर्मेशन के आप कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते। मैंने एग्जांपल दिया मैनेजमेंट को डिसीजन लेना है कि सर ये हमें अलग ब्रांच खोलना है, सेल बढ़ाना है, कम करना है, जो भी करना है, मेरे पास अकाउंट्स का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, अच्छा सर दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? सिस्मेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। सिस्मेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर आप अकाउंटिंग अच्छे से करते हो तो हर एक ट्रांजैक्शन का सिस्मेटिक रिकॉर्ड होगा आपके पास। सिस्मेटिक मतलब क्या होता है? अच्छे तरीके से आपके पास जो भी ट्रांजैक्शन करोगे। ट्रांजैक्शन क्या होता है? सर हमने सेल किया, ट्रांजैक्शन है, हमने परचेज किया, ट्रांजैक्शन है ना, हमने क्रेडिट परचेज किया, ये भी ट्रांजैक्शन है, हमने क्रेडिट सेल किया, ये भी ट्रांजैक्शन है। जो भी ट्रांजैक्शन करोगे आपके पास क्या होगा? सिस्मेटिक रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा। सिस्मेटिक मतलब क्या होता है? अच्छे तरीके से, अच्छे फॉर्मेट में उसका रिकॉर्ड आपका अच्छे तरीके से, अच्छे फॉर्मेट में आपका सिस्मेटिक रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा। सिस्मेटिकली रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा। दूसरा उद्देश्य के अकाउंटिंग करने का यही है कि अगर आप अकाउंटिंग करते हो तो आपका सिस्मेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन रहेगा, यानी हर एक ट्रांजैक्शन का अच्छे तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा। ठीक है जी। तीसरा सर क्या है? तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी तीसरा उद्देश्य क्या है? असर्टेन रिजल्ट ऑफ अबाउट ट्रांजैक्शन। ये सबको पता है, आप सबको बताने की जरूरत ही नहीं है। देखो क्या लिखा है? असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ अबाउट ट्रांजैक्शन। असर्टेनमेंट का मतलब होता है कैलकुलेशन या फाइंडिंग। असर्टेनमेंट मतलब कैलकुलेशन, अब कैलकुलेशन कह लो या कैलकुलेट कह लो, कुछ भी कह लो। ठीक है। असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ अबाउट ट्रांजैक्शन, यानी जो भी ऊपर ट्रांजैक्शन ये हुए हैं, जो भी ये ट्रांजैक्शन आपने सिस्मेटिकली रिकॉर्ड किए हैं, इनका रिजल्ट क्या आया है ये भी आपको अकाउंटिंग करने से ही पता चलेगा। रिजल्ट का मतलब क्या है? कि सर कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ठीक है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ये सारे के सारे आपका पॉइंट नंबर 3 में असेसमेंट और रिजल्ट ऑफ अबाउट ट्रांजैक्शन। ठीक है सर। हम क्या पढ़ रहे हैं सर? ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, उद्देश्य पढ़ रहे हैं। 3 उद्देश्य हमने पढ़ लिया। सबसे पहले क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स फॉर रेशनल डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के लिए यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ये पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य क्या है? सारे के सारे ट्रांजैक्शन को अच्छे तरह से रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है, ये दूसरा उद्देश्य है। तीसरा क्या है? तीसरा उद्देश्य प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए मुझे अकाउंटिंग करनी पड़ती है। चौथा क्या है? असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। चौथा क्या? असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यानी मुझे अगर फाइनेंशियल पोजीशन जानना है उसके लिए भी मुझे अकाउंटिंग करने की जरूरत पड़ेगी। सर फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है?
फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ, लेमन लैंग्वेज में, यानी कंपनी की औकात कितनी है। सिंपल सी बात है, कंपनी की औकात कितनी है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं यार मेरी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ख़राब चल रही है, मैं ये काम नहीं कर सकता, यानी उसका पैसे की कमी है, दिक्कत है। अब सर फाइनेंशियल पोजीशन यानी उसकी अच्छी पोजीशन कब होगी? अच्छी पोजीशन तब होगी जब उसके पास एसेट्स ज़्यादा होंगे, और लायबिलिटीज़ कम होंगे, तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। अगर एसेट्स और लायबिलिटीज़ दोनों इक्वल हो जाए, एसेट्स और लायबिलिटी दोनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत बुरी है। और अगर लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाता तो भैया कंपनी डूबने ही वाली है। ठीक है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़ नहीं होनी चाहिए। अब बोलोगे सर बैलेंस शीट में एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज़ तो होता ही, हमने देखा है। मैं उस एसेट लायबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। बैलेंस शीट में एसेट इक्वल टू लायबिलिटी तब होता है, बैलेंस शीट में एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी तब होता है, उसमें दो चीज़ होती है, एक पार्टनर्स की एक कैपिटल भी होता है ऑनर का, और प्लस अदर एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ यानी बाहर की उधारियाँ, है ना, और फिर इधर एसेट्स होता है। मैं इन एसेट्स की बात कर रहा हूँ और प्लस इन लायबिलिटीज़ की बात कर रहा हूँ, कैपिटल की बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो सर फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताता है? ये हमारा अकाउंटिंग बताता है। अगर आपकी अकाउंटिंग अच्छे से है तो फाइनेंशियल पोजीशन आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। सर फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलता है? बैलेंस शीट से। फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलता है सर? बैलेंस शीट से। अगर बैलेंस शीट आपका मेंटेन है तो फाइनेंशियल पोजीशन अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा क्या है? सॉरी लास्ट है पॉइंट नंबर 5, टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन। पॉइंट नंबर 5 क्या है हमारे पास? टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस का सॉल्वेंसी पोजीशन क्या है, ये भी हमें कौन बताता है? ये भी हमें अकाउंटिंग बताता है। बिजनेस का सॉल्वेंसी पोजीशन क्या है, ये भी हमें क्या बताता है? ये भी हमें अकाउंटिंग बताता है। ठीक है, टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब सर ये सॉल्वेंसी पोजीशन क्या होता है? सॉल्वेंसी पोजीशन का मतलब होता है कि आप बिजनेस बंद तो नहीं होने वाला। अगर आपके पास सेम वही चीज़ है, एसेट्स क्या है? एसेट्स क्या है मेरे पास? 100 रुपये का है, और मेरी लायबिलिटीज़ क्या है? लायबिलिटीज़ मेरी 20 रुपीज़ की है, तो मेरी सॉल्वेंसी पोजीशन ठीक है, यानी जितने भी मेरे कर्जे हैं उनका मैं इजीली पेमेंट कर सकता हूँ। लेकिन अगर ये हो जाए मेरे एसेट्स 100 रुपये की हैं और लायबिलिटीज़ ही मेरी कितनी की हो जाए? 100 की हो जाए, पार्टनर्स का कैपिटल छोड़ के, सॉरी पार्टनर्स कह रहा हूँ, ऑनर का कैपिटल छोड़ के अगर लायबिलिटीज़ मेरी 100 रुपीज़ की हो जाए तो मेरी सॉल्वेंसी पोजीशन क्या? बहुत ही ख़राब है। और अगर मेरा ये हो जाए, एसेट तो 100 रुपये की है बट मेरी उधारियाँ जो हैं, कैपिटल को छोड़ के उधारियाँ जो मेरी लायबिलिटीज़ हैं वो मेरी कितने की? 120 की, तो मेरी सॉल्वेंसी पोजीशन बिल्कुल ही ख़त्म है, यानी मैं बहुत बुरा फंसने वाला हूँ और मैं इस लायबिलिटी का पेमेंट नहीं कर पाऊँगा। तो मेरा क्या हो जाएगा? कंपनी डिसॉल्व हो जाएगा, यानी बंद हो जाएगी, और मेरी सॉल्वेंसी पोजीशन क्या है? वो बहुत ही ख़राब है। तो सॉल्वेंसी पोजीशन कैसे पता चलेगा? जब आप अकाउंट मेंटेन करके रखोगे। अकाउंट मेंटेन नहीं करोगे तो सॉल्वेंसी पोजीशन आपको पता नहीं चल पाएगा सही से। तो सर हमने पढ़ लिया ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग का उद्देश्य होता आखिर क्या है, अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, बुक में देख लेते हैं फटाफट कि जो चीज़ें मैंने समझाई हैं वही वहाँ लिखा है या नहीं। ठीक है, आ जाओ बुक पे आते हैं। और देखो हमारे पास क्या है? टॉपिक नंबर 2 में ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। और सबसे पहले क्या? प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स फॉर डिसीजन मेकिंग। क्या लिखा है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग टू स्टेक होल्डर सच एज ऑनर, मैनेजमेंट, क्रेडिटर, इन्वेस्टर एक्सेट्रा। कह रहा है, क्या कह रहा है ये? कह रहा है कि भैया सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग है वो हमें क्या है? डिसीजन लेने के लिए हम ऑनर को, मैनेजमेंट को, क्रेडिटर को, इन्वेस्टर को क्या करते हैं? उन सबको डिसीजन प्रोवाइड, उन सबको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है सर, बस इतना ही लिखना, ज़्यादा आपको नहीं लिखना। दूसरा क्या? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन टू इंश्योर रिलायबिलिटी एंड precision of accounting measurement, it is necessary to keep systematic record of all financial transaction of business
इंटरप्राइजेज विच इज इंश्योर बाई बुक कीपिंग। बस यहीं तक क्या बोल रहा है कि आपको क्या करना है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, यानी आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को अगर आपको इंश्योर करना है, आपको इंश्योर करना है, रिलायबल बनाना है, यानी भरोसेमंद बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक इंफॉर्मेशन को अच्छे से सिस्टमैटिक रिकॉर्ड में, अच्छे से यानी सिस्टमैटिकली आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। सिस्टमैटिकली आपको क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। अब रिकॉर्ड मेंटेन हम किसे कहते हैं, बुक कीपिंग को कहते हैं रिकॉर्ड मेंटेन। आगे पढ़ाऊंगा। अच्छा सर, उसके बाद क्या, स्टेटमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ ए व्हाट ट्रांजेक्शन। इसमें क्या है, मैंने समझाया था अभी, देखो प्रॉफिट और लॉस इज अ कोर अकाउंटिंग मेजरमेंट। सबसे मेन काम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना। इट इज मेजर बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड। वेरियस अदर अकाउंटिंग मेजरमेंट सच एज डिफरेंट टाइप ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू इनकम्स आर कंसिडर्ड फॉर द प्रिपेयरिंग दिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। और तीसरा काम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना। अब प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालते हैं, तो सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंस को हम मिला के क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंस एंड रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू इनकम से हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर 5 क्या है, टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस किससे पता चलता है, मैं आपको बताया बैलेंस शीट से हम निकालते हैं। किससे निकालते हैं हम लोग, सर बैलेंस शीट से निकालते हैं। क्या लिखा देखो, फाइनेंशियल पोजीशन इज अनदर कोर अकाउंटिंग मेजरमेंट। फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये भी सबसे बहुत बड़ी जरूरी मेजरमेंट है अकाउंटिंग की। फाइनेंशियल पोजीशन इज आइडेंटिफाई बाय प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट ऑफ ओनरशिप दैट इज एसेट एंड ओइंग दैट इज लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस एज ऑन सर्टेन डेट। दिस स्टेटमेंट इज पॉपुलरली नोन एज बैलेंस शीट। बस यहीं तक लिखना आप लोगों को, अगर एग्जाम में पूछता है तो ज़्यादा नहीं लिखना। अच्छा जी, तीसरा क्या, टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन। बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर एज अबव इज गिव अस यूजफुल इंफॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर, मतलब ऑनर्स, to regarding concern potential to meet its obligation short run as well as long run। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, देखो समझा रहा हूँ। कह रहा है कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस हमें ये बताता है कंसर्न पोटेंशियल टू मीट, पोटेंशियल मतलब क्या, औकात है कि नहीं हमारी, टू मीट इट्स ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब क्या, लायबिलिटी इन शॉर्ट रन एज वेल एज इन लॉन्ग रन। यानी जो मेरी लायबिलिटीज हैं, जो मेरी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हैं, कौन सी लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, और जो मेरी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और कौन सी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, उनका मैं टाइमली पेमेंट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये भी हमें बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताता है। अब कर पाऊंगा तो मेरी सॉल्वेंसी पोजीशन बहुत अच्छी है, और अगर मैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ऑब्लिगेशन मतलब लायबिलिटीज को अगर टाइमली पेमेंट नहीं कर सकता, तो ये मेरा क्या है, सॉल्वेंसी पोजीशन बहुत ही बेकार है। अब ये सॉल्वेंसी पोजीशन सही है या बुरा है, कौन बताएगा, सर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी अगर बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस सही से मेंटेन करोगे तो बताएगा। वही सारी चीजें देखो जो मेरा 5 है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, एक साथ फिर से लिखा हुआ है। तो अगर एग्जाम में आपको पूछता है कि बताओ ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। सबसे पहले लिखना पड़ेगा प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स फॉर रेशनल डिसीजन मेकिंग। दूसरा क्या, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। तीसरा सर्टेन ऑफ ट्रांजेक्शन यानी प्रॉफिट एंड लॉस निकालना। चौथा क्या, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बैलेंस शीट वाला। और पांचवा क्या, सॉल्वेंसी पोजीशन, यानी आपकी लायबिलिटीज पेमेंट करने की पोटेंशियल, यानी आपके अंदर लायबिलिटी पेमेंट करने की पोटेंशियल यानी क्षमता है या नहीं है। क्षमता है लायबिलिटी पेमेंट करने की तो आपकी सॉल्वेंसी पोजीशन अच्छी है, नहीं है तो बुरी है। लायबिलिटीज कौन सी सर, शॉर्ट टर्म वाले भी और लॉन्ग टर्म वाले भी, दोनों लायबिलिटीज का पेमेंट। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर फिर भी कोई समझ में नहीं आया तो आप क्या करना, कमेंट करके पूछ लेना, मैं नेक्स्ट वीडियो में पक्का इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। अच्छा सर, आपने ऑब्जेक्टिव तो पढ़ा दिया, अब मेरा सेकंड टॉपिक है क्या है, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग के फंक्शन क्या है। फंक्शन का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता मुझे। फंक्शन का मतलब होता है कार्य। फंक्शन का मतलब क्या होता है, कार्य, यानी अकाउंटिंग का काम क्या है, अकाउंटिंग का काम क्या है। तो ठीक है, फिर अपने नोट्स पे आते हैं, फिर वहाँ से समझते हैं हम लोग, और फिर यहाँ पे आके हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो सर आपने चलो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग तो पढ़ा दिया, अब सर दूसरा टॉपिक हमारा फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग।
फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। सर वो पढ़ा दो एक बार। चलो मैं फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग आपको पढ़ा देता हूँ। इधर देखो ज़रा, मैंने जैसा कि आपको बताया फंक्शन का मतलब क्या होता है, फंक्शन का मतलब क्या होता है, तो सर फंक्शन का मतलब होता है कार्य। यानी क्या पढ़ना हमें ये पढ़ना है कि अकाउंटिंग का काम क्या है। देखो ऐसे अकाउंटिंग का जो काम होता है और अकाउंटिंग का जो उद्देश्य होता है ये लगभग मिलता जुलता है एक दूसरे से। जो मेरा ऑब्जेक्टिव होगा वैसे कुछ मैं काम भी करूँगा। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, टीचिंग करने का। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर एग्जांपल के लिए बोलूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, आप लोगों को पढ़ाना, टीचिंग करना। तो मैं काम भी क्या करूँगा, टीचर का काम करूँगा। कोई दिक्कत है क्या? आपका उद्देश्य क्या है, स्टडी करना। आपका उद्देश्य क्या है, ये आपका स्टडी करना ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है। आप तो फिर काम क्या करोगे, आपका कार्य क्या है, आपका कार्य क्या है? सर स्टूडेंट का काम है, हम पढ़ाई करेंगे। बात में समझ में आ रही है? रेसिप्रोकल एक दूसरे साथ, एक इधर एक उधर, ठीक है। बैंकर्स का काम क्या होता है, बैंकिंग का काम करना। बैंकर्स का काम क्या होता है, बैंकिंग का काम करना। टीचर का काम क्या होता है, टीचिंग करना। उसका काम क्या है, टीचर का। बात समझ आ रही है? तो कुछ मिलता जुलता ही है इससे। देखो अब हम फटाफट अपनी बुक की लाइन पे आते हैं कि सर चलो आप बताओ बुक का क्या करना हमें। इधर देखो जरा, क्या लिखा है, मेजरमेंट, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शन मतलब होता है कार्य। सबसे पहला काम क्या है, मेजर करना। मेजर करना सबसे पहला काम क्या है, मेजरमेंट करना। सर मेजरमेंट का मतलब क्या है, उसमें मेजरमेंट में पास्ट एंड फ्यूचर परफॉर्मेंस, पास्ट परफॉर्मेंस को और करंट फाइनेंशियल पोजीशन को अकाउंट क्या करता है, मेजर करता है। कि सर हमारी पास्ट में, सर क्या कहना चाहते हो, कुछ समझा नहीं। पहले पास्ट की बातें करते हैं। हमने पास्ट में मतलब क्या है, मान लो 2019 में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा। हाँ सर बनाया तो होगा। हमने बैलेंस शीट बनाई होगी। हाँ सर ये भी बनाई थी हमने, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब करंट फाइनेंशियल पोजीशन, यानी इस साल भी हम क्या करेंगे, 2020 में भी हम क्या करेंगे, 2020 में भी हम पिन बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, सारी चीज़ें बनाएंगे। अब क्या करेगा, अकाउंटिंग का काम है मेजरमेंट, यानी पास्ट एंड करंट फाइनेंशियल पोजीशन को मेजर करना। यानी पास्ट में हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या थी, पास्ट में परफॉर्मेंस क्या थी, और करंट में फाइनेंशियल। मान लो पास्ट में मैंने 200 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया था और मेरा फाइनेंशियल पोजीशन में बैलेंस में एसेट था 500 लाख का, और मेरा अभी क्या है, अभी 250 लाख की है और यहाँ पे 600 लाख का है। मे भी हो सकता है कम भी हो गया, 150 लाख रुपए की होगी और ये भी मेरा 400 लाख की होगी, कुछ भी। यानी पास्ट और फ्यूचर, पास्ट फ्यूचर और करंट सबका मेजरमेंट करके रखता है। अब देखो फ्यूचर का मेजरमेंट कैसे करेगा, फ्यूचर में सिर्फ हमें क्या करना है, फोरकास्ट कर सकते हैं। देखो 3 चीज़ें होती है, समझो जरा ध्यान से मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक हो गया पास्ट, एक हो गया करंट और दूसरा हो गया फ्यूचर, तीसरा हो गया फ्यूचर। अब पास्ट और करंट का तो आपका मेजरमेंट हुआ होता है। मेजरमेंट का मतलब क्या है, रिकॉर्डिंग हुई होती है। आप सारी चीज़ें परफॉर्मेंस, पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, करंट परफॉर्मेंस क्या है, पहले प्रॉफिट कितना था, आज प्रॉफिट कितना है, पहले पास्ट में क्या स्थिति थी, फाइनेंशियल पोजीशन क्या थी और आज फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। आप क्या कर सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। पहला काम मेजरमेंट का। दूसरा काम क्या है अकाउंटिंग का, सर फॉरकास्ट करना। दूसरा काम क्या है, फॉरकास्टिंग का। अब सर फॉरकास्टिंग में क्या होता है, फॉरकास्टिंग का मतलब होता है, फॉरकास्टिंग का मतलब होता है कि आगे का फ्यूचर, आगे का जो हमारा फ्यूचर है उसके बारे में कोई प्लान बनाना, फॉरकास्ट करना। फॉरकास्ट मतलब होता है कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना, फ्यूचर को क्या करना है, प्रिडिक्ट करना, प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर। अब सर फॉरकास्टिंग का, फॉरकास्टिंग अकाउंट का काम है क्या, हाँ अकाउंट का फॉरकास्टिंग करना भी काम है। अब फॉरकास्टिंग सर कैसे की जाती है अकाउंटिंग में, देखो फॉरकास्टिंग कैसे की जाती है अकाउंटिंग में ये हम देखते हैं। मान लेते हैं कि मेरा इस साल का जो है करंट ईयर का, करंट ईयर यानी 2020 का जो मेरा है प्रॉफिट शो हो रहा है 500 लाख और टर्नओवर दिख रहा है मेरे को, मान लो 800 लाख की टर्नओवर दिख रहा है। तो अकाउंट मेरा क्या कर सकता है, फॉरकास्ट कर सकता है कि यार आने वाले 10 सालों में, आने वाले 5 सालों में, आने वाले 2 सालों में मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 10 गुना बढ़ जाएगा और मेरा टर्नओवर भी क्या हो जाएगा, 10 गुना बढ़ जाएगा या 500 गुना बढ़ जाएगा, कुछ ही बढ़ जाएगा। यानी फॉरकास्ट होगी। लेकिन फॉरकास्ट कब होगी, जब आप अकाउंटिंग करोगे। सर कैसे, देखो हमने देखा था कि 2019 में हमारा क्या था, 450 लाख का प्रॉफिट था।
450 लाख का प्रॉफिट था। 2020 में 500 लाख हो गया, इसलिए मुझे लगता है कि मेरा 2021 में कितना हो जाएगा, 550 लाख हो जाएगा। तो अकाउंट क्या कहेगा, बोलेगा कि सर 2021 में आपका प्रॉफिट 550 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। ये क्या कि फॉरकास्टिंग करने के लिए बोले। मैं कह रहा हूँ कि इस अटेम्प्ट में आपका CMA फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ये मेरी क्या है, फॉरकास्टिंग है। ठीक है, मैं फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। तो पहला काम क्या, मेजर करना, दूसरा काम क्या, फॉरकास्ट करना। पहले इस 2 पॉइंट को हम स्टडी नोट से समझ लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, बहुत सिंपल सी लाइन में लिखी हुई है। इसमें से आपको काटना नहीं है, जितना लिखा उतना लिखना है, बहुत छोटा लिखा है। मेजरमेंट, अकाउंटिंग मेजर पास्ट परफॉर्मेंस, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफ द बिजनेस एंड डिस्पाइट इट्स करंट फाइनेंशियल पोजीशन। क्या कह रहा है कि अकाउंटिंग का काम है, क्या काम है सर, पास्ट परफॉर्मेंस को मेजर करना और करंट फाइनेंशियल पोजीशन को भी मेजर करना इसका काम है। सर दूसरा काम क्या अकाउंटिंग का, फॉरकास्टिंग। फॉरकास्टिंग का मतलब क्या है, अकाउंटिंग हेल्प इन फॉरकास्टिंग फ्यूचर परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द इंटरप्राइजेस यूजिंग पास्ट डेटा। क्या कह रहा है, अकाउंटिंग हेल्प करता है। सर किस में हेल्प करता है, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने में। किस में हेल्प करता है, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने में, और पास्ट हेल्प इन द फॉरकास्टिंग फ्यूचर परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। यानी फ्यूचर में मेरा फ्यूचर में परफॉर्मेंस कैसा होगा, मेरा फ्यूचर में परफॉर्मेंस कैसा होगा, फ्यूचर में फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, ये सब कौन बताएगा, मेरा ये भी बताएगा अकाउंटिंग। उसका काम है फाइनेंशियल पोजीशन और पार्ट और परफॉर्मेंस बताना। किसका, फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस बताना किसका, इंटरप्राइजेस का। कैसे, यूजिंग पास्ट डेटा, यानी हम पिछले डेटा को यूज करके, मान लो कि मैं वही बताया था ना कि 2018 में मेरा 400 लाख रुपए का प्रॉफिट था, 2019 में मेरा था 500 लाख रुपए का, 2020 में मेरा हो गया 600 रुपए का। तब मैं क्या बोल सकता हूँ कि सर 2021 में मेरा कैसे हो जाएगा, 2021 में मेरा कितना हो जाएगा, सिर्फ 700 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। अब बोलोगे सर 700 लाख आप कैसे बोल रहे हो, मैं आपको बोलूँगा मेरा पास्ट देखो, पास्ट में मेरा हर एक साल 100 लाख रुपए से इंक्रीज हो रहा है, तो मेरा मे भी हो सकता है मेरा 2021 में 100 लाख और इंक्रीज करे और 700 लाख का प्रॉफिट हो जाए। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फॉरकास्टिंग कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ, फ्यूचर का परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर रहा हूँ। कैसे सर, यूजिंग पास्ट डाटा, पास्ट डेटा को यूज करके। तो फंक्शन क्या है, मेजर करना और फॉरकास्टिंग करना। सर तीसरा क्या है, तीसरा मैंने वहीं समझा दिया था, सबसे ईजी है, डिसीजन मेकिंग। ये मेरा उद्देश्य भी है अकाउंटिंग का, और ये मेरा क्या है, अकाउंटिंग का कार्य भी है। मैंने बताया ना कहीं कहीं मैच करेगा। डिसीजन मेकिंग, अकाउंटिंग प्रोवाइड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ अकाउंट टू एड रेशनल डिसीजन मेकिंग। सेम लाइन लिखी हुई है। क्या कह रहा है, फिर से देखते हैं। कह रहा है कि सर अकाउंटिंग प्रोवाइड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। रेलिवेंट का मतलब होता है जरूरी। रेलिवेंट का मतलब क्या होता है, जरूरी, यानी जिसको जिसको जिस चीज की रिक्वायरमेंट है। रेलिवेंट इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। यूजर्स कौन होते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। ओनर हो सकता है, बैंक वाला हो सकता है, क्योंकि बैंक वाले ने लोन दिया है, उसको लगता है कि आप पेमेंट कर पाओगे नहीं कर पाओगे। मैनेजमेंट हो सकती है, डिसीजन लेना है कि हमें क्या करना है, ब्रांच खोलने नहीं खोलने या बंद करने हैं। ठीक है, गवर्नमेंट हो सकता है, उसको टैक्स लेना है कि नहीं लेना, लॉस हुआ टैक्स मिलेगी। तो बहुत अलग अलग यूजर्स हो सकते हैं। तो क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि जो अकाउंटिंग का तीसरा काम है डिसीजन मेकिंग का, अकाउंटिंग प्रोवाइड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ अकाउंट टू रेशनल डिसीजन मेकिंग। अब उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, उसके हिसाब से क्या करेगा, वो अपना डिसीजन लेगा कि टैक्स लेना है कि नहीं लेना है हमें, और हमें क्या करना है, वो ब्रांच ओपन करने नहीं करने हैं, या जो भी सारी चीज़ें हैं। सर पॉइंट नंबर 4 में क्या है, तो सर पॉइंट नंबर 4 में हमारा है कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन। क्या है पॉइंट नंबर 4 में, कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन। अब सर ये कौन सा कार्य है, कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन। पहले हम कंपैरिजन समझते हैं कि सर कंपैरिजन का मतलब यहाँ पे क्या है। सबसे पहले समझते हैं क्या, कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब क्या है, कंपैरिजन मतलब कंपैरेटिव स्टडी,
यानी आपके अकाउंटिंग का ये भी काम है कि अपने डेटा को, अपने टारगेट्स को, अपनी लायबिलिटीज़ को, अपनी एसेट्स को, अपनी प्रॉफिट को, अपने लॉस को, अपने फाइनेंशियल पोजीशन को, सबको क्या कर सकेगा, कंपेयर कर सकेगा। एग्जाम्पल के तौर पे 2019 हो गया, 2020 हो गया। यहाँ मेरा प्रॉफिट था सर, यहाँ मेरा प्रॉफिट कितना था 100 लाख रुपए, यहाँ था 120 लाख रुपए। यहाँ मेरा एसेट था कितने का 500 लाख का, यहाँ मेरा एसेट मान लो हो गया 400 लाख का, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मेरी उधारी थी कितने की 30 लाख की, यहाँ मेरी उधारी हो गई 100 लाख रुपए का। यहाँ पे मेरा डेटर्स था कितना 100 का, यहाँ पे हो गया 500 का। कुछ भी ये क्या कर सकता है, अकाउंटिंग का काम है कंपैरिजन करना। यानी प्रीवियस ईयर मेरा डेटा क्या था, प्रीवियस ईयर मेरा प्रॉफिट कितना था, प्रीवियस ईयर मेरा फाइनेंशियल पोजीशन क्या था, और करंट ईयर मेरा क्या है, करंट ईयर में प्रॉफिट कितना, करंट ईयर में फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इन सब चीज़ों को क्या करना, कंपेरेटिव करना भी अकाउंटिंग का काम है, यानी कंपेरिजन करना भी इनका काम है। क्या लिखा देखो, अकाउंटिंग असेस द परफॉर्मेंस अचीव इन रिलेशन टू टारगेट एंड disclose information regarding the accounting policy and contingent liability which play an important role in predicting comparison in evaluating the financial result। क्या कह रहा है देखो, फिर से समझाता हूँ, देखो थोड़ा सा एक एक वर्ड समझते हैं। अकाउंटिंग असेस परफॉर्मेंस अचीव इन रिलेशन, अकाउंटिंग क्या करता है, असेस करता है। अकाउंटिंग क्या करता है, असेस करता है परफॉर्मेंस को, जो आपने अचीव किया है, जो आपके टारगेट्स आपने डिस्क्लोज किए थे वो आपने अचीव किया है कि नहीं किया है, और आपकी लायबिलिटीज, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू अकाउंटिंग पॉलिसी एंड कंटिजेंट लायबिलिटी, आपकी लायबिलिटीज क्या है, आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है, और लायबिलिटीज आपके पे करने के लायक आप हो या नहीं हो, यानी फाइनेंशियल पोजीशन और सॉल्वेंसी पोजीशन, एंड कंपेयरिंग इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट। और आपका जो भी रिजल्ट आया, यानी जो भी प्रॉफिट आया है, जो भी आपका बैलेंस शीट बन के आया है, उसका कंपेरेटिव स्टडी प्रोवाइड करता है, यानी पिछले साल क्या था और इस साल क्या है। ये हमारा है कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन, कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन। उसके बाद आता है हमारा पॉइंट नंबर 5, कंट्रोल। अकाउंटिंग ऑल्सो आइडेंटिफाई वीकनेस of operational system and provide feedback regarding the effectiveness of measure and adopted to check such weakness। बहुत सिंपल सा है। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, कोई बता सकता है मुझे कमेंट में मेरे बताने से पहले? अगर कोई बता रहा है तो वीडियो पॉज करके लिखना। देखो क्या कह रहा है, कंट्रोल क्या कह रहा है, अकाउंटिंग आपको ये भी बताएगा, अकाउंटिंग का ये भी काम है कि आपकी कंपनी के अंदर कहाँ वीकनेस है, कहाँ वीकनेस है, और उस वीकनेस को आपको बताएगा, और उसको फिर क्या करना पड़ेगा, आपको ठीक भी करने के लिए बताएगा कैसे ठीक करना है। कहाँ वीकनेस है आपके सिस्टम में, उसको आपको अकाउंटिंग क्या करेगा, मेजर करके बता देगा। क्या लिखा है, अकाउंटिंग ऑल्सो आइडेंटिफाई करेगा वीकनेस ऑफ द ऑपरेशनल सिस्टम, जो सिस्टम आपका चल रहा है, जो काम चल रहा है, उसमें वीकनेस कहाँ है, एंड प्रोवाइड फीडबैक रिगार्डिंग, उसके बारे में आपको फीडबैक बताएगा, इफेक्टिवनेस ऑफ मेजर एंड अडॉप्ट द चेक सच वीकनेस, और ये बताएगा कि भाई आपकी इफेक्टिवनेस कहाँ है और आपकी वीकनेस कहाँ है, और उस वीकनेस को ठीक कैसे करना है, सारी चीज़ आपको अकाउंटिंग बताएगा। लास्ट पॉइंट है जो मैं बार बार बोलते आ रहा हूँ, सबसे लास्ट पॉइंट क्या है, गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन। गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन क्या कह रहा है, अकाउंटिंग प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट टू एक्साइज द कंट्रोल ऑन एंटिटी एज वेल एज कलेक्ट टैक्स रेवेन्यू। अकाउंटिंग क्या करता है, गवर्नमेंट को सारी की सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट को सारी के सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिससे क्या कर सकती है गवर्नमेंट, कंपनी को कंट्रोल भी कर सकती है और अपना टैक्स क्या कर सकती है, अपना टैक्स भी वसूल सकती है, अपना टैक्स भी वसूल सकती है। गवर्नमेंट को क्या चाहिए सर, गवर्नमेंट को सबसे पहले चाहिए टैक्स। गवर्नमेंट को क्या चाहिए, तो सर गवर्नमेंट को चाहिए सबसे पहले टैक्स। टैक्स के लिए क्या चाहिए गवर्नमेंट को, सारी की सारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए, कि सर कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, उसके हिसाब से वो टैक्स लेगा। तो भाई क्या कह रहा है, अकाउंटिंग प्रोवाइड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, जो जरूरी इन्फॉर्मेशन है, यानी प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है, टू द गवर्नमेंट टू एक्साइज द कंट्रोल एंटिटी एज वेल एज कलेक्शन ऑफ टैक्स रेवेन्यू। और कह रहा है कि उसके हिसाब से गवर्नमेंट क्या करेगी, तुम्हारी एंटिटी को कंट्रोल भी करेगी और तुमसे टैक्स भी लेगी। हमने फाइनली क्या कंप्लीट कर लिया, हमने आज के इस लेक्चर में अपना 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिया। कौन कौन से 2 टॉपिक हमने सर,
कौन कौन सा 2 टॉपिक कंप्लीट किया है। तो हमने पहला टॉपिक जो कंप्लीट किया है वो किया है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। क्या किया है सर? ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग पूरा कंप्लीट कर लिया है। और सेकेंड टॉपिक जो हमने किया है वो फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। सेकेंड टॉपिक हमने क्या किया इसी चैप्टर में? फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियो आपको मिलती रहेगी। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और मैं जो कि आपको 12 बोल रहा हूँ कि आप शेयर ज़रूर किया ना, क्योंकि जब तक शेयर नहीं करोगे तब तक मैं सारे CMA स्टूडेंट्स की हेल्प नहीं कर सकता। ये सारे वीडियोज़ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक ही चीज़ देनी है, वो है आपका शेयर। और आपका दूसरी चीज़ है आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना, बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिले, टाइमली पढ़ाई करना। इस लॉकडाउन में अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन ओपन तो हो गया है, बस प्रॉब्लम क्या है? कोरोना का। कोरोना हर जगह फैला हुआ है, ठीक है। कोरोना हर जगह फैला हुआ, बाहर जाके स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस चैनल पे कंप्लीट CMA फाउंडेशन की हम लोग लेक्चर सेल भी करते हैं, बट मैं आपको सेल नहीं कर रहा। मैं जो आपको लेक्चर सेल करता हूँ वही आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आपको करना क्या है? आपको बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करके शेयर करना है जितना हो सके, और वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। अच्छी लगे तो लाइक करना, अच्छा ना लगे तो कमेंट करके बताना कि सर यहाँ प्रॉब्लम है, ये समझ में नहीं आई है। जो भी अच्छी लगी आप बताओगे तो भी हम अपग्रेड करेंगे, नहीं बताओगे हमें लगेगा सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए आज के डेट में। फिर से बता देता हूँ कौन कौन सा कर लिया। देखो, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये हमारा टॉपिक नंबर 1 था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो ये तो टॉपिक नंबर 1 था। मैंने क्या किया, लेक्चर नंबर 1 में आपको कवर कर लिया था, है ना। लेक्चर नंबर 1 मैंने कवर कर लिया था। आज जो था हमारा लेक्चर नंबर 2 था, और लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको 2 टॉपिक कवर करा दिया। लेक्चर नंबर 2 में मैंने क्या किया, 2 टॉपिक कवर कराया आप लोगों को। कौन कौन सा सर? पहला मैंने कराया ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। और मैंने सेकेंड टॉपिक कराया फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग के कार्य क्या क्या है, अकाउंटिंग क्या क्या काम करता है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलना, ठीक है। थैंक यू सो मच। हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर हम क्या स्टार्ट करते हैं बता दूंगा मैं। अगर देखो, अब तक हमने स्टडी मटेरियल बेसिक में पढ़ेंगे। मैं आपको बता चुका हूँ कि पास होना है तो भैया स्टडी मटेरियल ही हमारे लिए सब कुछ है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव तो हो गया। नेक्स्ट में क्या पढ़ना है? तो नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे बुक कीपिंग से स्टार्ट करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे बुक कीपिंग, फिर डिफरेंस देखेंगे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।